बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी सुबह का आगाज़ बारिश से हुआ होगा क्योंकि ज़ाहिर है कल रात से बारिशें जारी हैं और मुल्क में बारिश और बर्फ़बारी का जो एक नया सिलसिला है उसने सर्दी की शिद्दत जो कि 2-4 दिन से कम लग रही थी उसमें इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में अगर बात की जाए जी तो गरज चमक के साथ बारिश वक्फे से अभी भी जारी है। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का सिलसिला अभी तक जारी है। कराची में कोयटा से आने वाली जी सर्द हवाओं का राज है। गुज़िश्ता रात और आज सुबह तक दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रहा है और कराची में बारिश के बाद आपको पता है कि वैसे ही समंदर है, ठंडी हवा चलती है, उससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है और रात भर ठंडी हवाएं चलती रही हैं। आज भी कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सपेक्टेड है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको फील्स लाइक आप कह सकते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जी रात को मूसलाधार बारिश हुई और सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में हुई जो 26.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। सो आज भी प्रेडिक्शन है जी बारिश के हवाले से लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी और कराची का भी कहा जा रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। अल्लाह करे बारिश बस रहमत की बारिश हो, हम यही दुआ करें। आगे बढ़ते हैं जी। अब जो चूँकि डेवलपमेंट हो रही है, जो हम सानिया गुल प्लाज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने कुछ इस हवाले से बात की थी, लेकिन कराची से जो सानिया गुल प्लाज़ा है 67 जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी तस्दीक हो चुकी है। डीसी साउथ ने कहा है कि 80% जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी तलाश मुकम्मल कर ली गई है, जबकि मलबा हटाने का काम भी 50% तक तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। KMC की जानिब से जी इमारत का मलबा उठाने का सिलसिला भी जारी है। अलबत्ता अब तक 125 डंपर्स का मलबा डंपिंग स्टेशन में पहुंचा दिया गया है। अब भी 77 अफराद लापता है। लवाहिकीन अपने प्यारों की मालूमात के लिए सिविल हॉस्पिटल के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। फिर जाहिर है DNA टेस्ट के लिए जो सैंपल लिए जाने का सिलसिला भी जारी है और मज़ीद 2 जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है। एक डेड बॉडी की जो शनाख्त है दुकान मालिक अबू बकर के नाम से की गई है और शनाख्त बेटे ताज ने हाथ में मौजूद अंगूठी और घड़ी की मदद से की है। इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ अगर हम बात करें तो सानिया गुल प्लाज़ा का, जिसमें कल भी जिक्र कर रही थी, ये कोई पहला और आखिरी वाक़या नहीं है या सानिया नहीं है। कराची में हम मुतअद्दिद बार सानियात देख चुके हैं और कराची इसका चश्मदीद गवाह भी है। 7वां रोज़ है जी। अब तक जो DNA के सैंपल लवाहिकीन से लिए गए हैं और जो बाक़ियात मिलने से निकली हैं उस सारे मलबे में से क्या सूरत हाल है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुजम्मिल फ़रोज़ी जो कि चीफ़ पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के साथ मौजूद हैं और ओवरऑल सूरत हाल से हमें आगाह करें। सानिया गुल प्लाज़ा का 6ठा रोज़ है और इस वक्त जो है पूरे कराची वालों की नज़रें जो हैं वो पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक पर हैं, क्योंकि वो बता रही हैं, वो रिपोर्ट दे रही हैं कि लवाहिकीन को जो यहाँ पर DNA के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर सुमैया, ये फरमाइएगा क्या सिचुएशन है अब तक की? आज 6ठा रोज़ है। मैंने कल भी अपडेट यही किया था कि अब तक हम 50 रिमेन्स जो हैं वो प्रोसेस कर चुके हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो कंप्लीट बॉडीज़ थी और 43 रिमेन्स थे। और उसके साथ साथ हमने DNA सैंपल्स भी लिए हैं। 7-8 DNA सैंपल्स हमारे पॉजिटिव आ चुके हैं, जो मेरे ख्याल में आई थिंक बॉडीज़ हैंड ओवर कर चुकी हैं, पुलिस ने हैंड ओवर कर दी होंगी। 7 बॉडीज़ वैसे ही आइडेंटिफाई हो गई थी। तो करंटली ये सिचुएशन है। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें लवाहिकीन को जो सब्र और उनका जो पैशन होता है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मैं लवाहिकीन को कभी भी ये नहीं कहूँगी कि कोई पैशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी का प्यारा गुमा हुआ है तो वो जाहिर है परेशान होगा, क्योंकि ना उसे पता है कि वो ज़िंदा है, ना उसे पता है कि वो मर गया है, तो सब्र कैसे आएगा। इसमें मेन चीज़ ये होती है दैट वी नीड टू कीप ओपन चैनल्स बिटवीन, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का ओपन चैनल है बहुत ज़्यादा। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का ही, मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कर रही हूँ। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ओपन चैनल है और हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट कर रहे हैं। हमने गाइड किया है कि कैसे एंटीमॉर्टम सैंपल्स आपने हमारे पास जमा कराने हैं, आपके प्यारों का जो मिसिंग है उनके कवाइफ आपने कैसे जमा कराने। सो अपेरेंटली दिस इज़ अ मल्टी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। ये हमने ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन रखा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रखते, जब तक आपके पास एक्सेस नहीं होती लोगों की, एंड आई एम रियली प्लीज्ड टू से दिस दैट हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड दिस ओपन चैनल। अभी बताइएगा कि कब तक हम इन तमाम प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे? साइंटिफिक प्रोसेस में हमेशा टाइम लगता है। अब अल्लाह करेगा थोड़ी देर में शायद आपको सुनने को मिले कि मज़ीद 3-4 हमारे आइडेंटिफाई हो गए। इसके अलावा हमने अब कोशिश ये की है कि जहाँ पर हमारा DNA सैंपल नहीं निकल पा रहा है या हम नहीं
नहीं निकाल पा रहे हैं या फॉर वट एवर रीज़न इतना डिग्रेड हो गया है कि अब नहीं मिलेगा, उसमें हम एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा पे जा रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा का मतलब ये होता है कि मेल, फीमेल, एज और फिर प्रूफ ऑफ प्रेजेंस या किस जगह पे वो मौजूद थे। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करके, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके आई थिंक वी शुड बी एबल टू लॉजिकली कंक्लूड दिस डिज़ास्टर। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो है वो 54 डीएनए जो लवाहिकीन है वो यहाँ पर अपने जमा करवा चुके हैं और डॉक्टर समैया का कहना यही है कि उनकी कोशिश है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो इन रिपोर्ट्स को दें ताकि इन बयानों को उनके लवाहिकीन जो बाहर मुंतज़िर हैं उनको उनकी डेड बॉडीज़ मिल सकें। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, आप इस हवाले से बता रहे। चिदीश सैफुद्दीन एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है, नायब अमीर जमात इस्लामी है, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची की हम बात करें और मैंने अपने इंट्रो में भी बात की कि ये अपनी नौयत का कोई पहला सानहा नहीं है। कराची ने इस तरह के बहुत सारे माजी में वाक़यात और सानहात देखे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है जी, और इसकी ज़िम्मेदारी मैं कल भी सैफुद्दीन साहब यही बात करी थी कि ज़िम्मेदारी लेगा कौन, क्योंकि इस वक्त तो कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया ज़माने में डिजास्टर हो जाते हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं ज़ाहिर, लेकिन इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनका काम ये होता है कि वो तैयार रहें और उसकी तैयारी करें और इस तरह के वाक़यात ना पेश आएँ, इसकी पेशबंदी करें। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कराची में कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर कि हादसे के बाद हादसा होता है, सानहे के बाद सानहे, वाक़े के बाद वाक़े होते चले जा रहे हैं। अब कराची एक ऐसा शहर बन गया जो डिजास्टर्स का शहर बन गया है और छोटे बड़े मुस्तकिल इतने भयानक किस्म के वाक़यात कराची में लगातार होते चले जा रहे हैं। आप देखें ना, गटर में गिरने के वाक़यात हैं, थमने का नाम नहीं लेते, कुत्तों के काटने के वाक़यात हैं। कराची में सिर्फ पिछले साल 22,000 वाक़यात हुए कुत्तों के काटने के। इस साल के पहले 10 दिनों में 850 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे कुत्तों के काटने के। अब आप ये बताएं कि दुनिया के किस शहर में ऐसा होता है, इतने बड़े शहर के अंदर, जिसके अंदर सारे इंतजाम मौजूद हो, गवर्नमेंट मौजूद हो, लेकिन गवर्नमेंट कहीं नजर ना आए। अच्छा देखिए, हम समझते हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ये समझती है कि टीवी पर आकर कोई बात करने से, कॉन्फ्रेंसेस करने से और इधर उधर दौरे करने से गवर्नमेंट नजर आती है। नहीं, गवर्नमेंट इससे नजर नहीं आती। गवर्नमेंट इससे नजर आती है कि अगर सड़क पर पुलिस वाला ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब है गवर्नमेंट है। अगर सड़क पर माली काम कर रहा है, इसका मतलब है गवर्नमेंट है। अगर सड़क पर झाड़ू मिल रही है, इसका मतलब है गवर्नमेंट है। लेकिन अगर कूड़े के कचरे के ढेर पड़े हैं, लोग गटरों में गिर रहे हैं, गटरों के ढकने नहीं लगे हुए, इसी तरह दूसरी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब है गवर्नमेंट का वजूद नहीं है। अब ये इस मामले को देख लीजिए। देखिए, इसके अंदर कराची में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस बात की जिम्मेदार है कि वो सही तरह बिल्डिंग बनवाए, कंट्रोल करे, उसको चेक करे, बाद में भी देखती रहे उसको। लेकिन हमारे यहाँ कराची में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो एक माफिया का रूप इख्तियार कर चुकी है। उसका काम ये है कि सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाना। उसको पैसे देकर आप जिस तरह की चाहें इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लें। आपको लीगल कंस्ट्रक्शन करनी हो तो आपका नक्शा पास नहीं होगा। इस तरह देखिए, दूसरे इदारे हैं जो अपना सिविल डिफेंस है, वो अपना कोई काम नहीं कर रहा। सिविल डिफेंस का काम क्या होता है कि 12 महीने इस बात की तैयारी करे कि खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, लोग उसके लिए प्रिपेयर कैसे होंगे। और जब डिजास्टर हो जाता है तो फिर उस सिविल डिफेंस का इदारा, जिसके सरबराह कमिश्नर होते हैं कराची के और डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं, डीसीज होते हैं, उनका काम ये होता है डिप्टी कमिश्नर्स का कि फिर वो इस तमाम मामले में कोऑर्डिनेट करें। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सारी चीजें अनकाए गायब हैं, ना बिल्डिंग कंट्रोल वालों ने अपना काम किया। फिर जब ये कराची में वाक़े के बाद वाक़े हो रहे थे तो 2 साल पहले जो बिल्डिंग्स का फायर ऑडिट हुआ, तरीका ये होता है कि हर साल फायर ऑडिट होना चाहिए इस तरह की बिल्डिंग्स का। 2 साल पहले हुआ था, उसके अंदर सैकड़ों इमारतें ऐसी सामने आई थी जिसके अंदर इंतजाम नहीं थे फायर के, सेफ्टी के हवाले से। लेकिन आप देखिए, हमारे मेयर साहब ये फरमाते हैं कि हमने रिपोर्ट भेज दी थी वजीर आला को, वजीर आला कहते हैं रिपोर्ट मिली ही नहीं। जिस इदारे को बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भेजी गई उसने अपना काम ही नहीं किया। तो ये मामला है। असल में जिम्मेदारी तो जिम्मेदारों का तयन तो सामने है ना। वजीर आला जिम्मेदार हैं, वजीर बल्दियात जिम्मेदार है, मेयर कराची जिम्मेदार है, क्योंकि ये लोग हुकूमत चला ही नहीं रहे, ये तो एंजॉय कर रहे हैं। ये कब्रों में बैठे हुए ठंडे ठंडे बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते फिर रहे हैं,
आगे पीछे हटो बच्चे करने वाली पुलिस मौजूद है इनके सैफुद्दीन पास, साहब, तो ये एंजॉय कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आपने भी अभी खुद अपने इस बात में कहा कि कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, गालिबन 200 से ऊपर बिल्डिंग्स तो शाहराह फैसल के ऊपर है जहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। और हमें जो इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर न्यूज़ हाउसेस के पास है, इंतज़ामिया के पास भी आई एम श्योर होगी, इदारे जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके पास भी होगी, तो क्या, क्योंकि इस बिल्डिंग के हवाले से भी कंसर्न्स मौजूद थे लेकिन इसको नज़रअंदाज किया गया, तो हम अपने सानिया जो होता है उससे भी कोई सबक नहीं सीखते और हमारा जो रविश है वही की वही रहती है। आज ये गुल प्लाजा पे हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई दोबारा वाक़या होता है, हम फिर बात करेंगे और बात वहीं दब जाएगी। जो एक्शन लेना है या जो प्रोटोकॉल्स फॉलो कराने हैं हुकूमत ने वो नहीं करा पा रही है। देखिए, अभी आप पूरे मुल्क में बारिशों की बात कर रही थी, सुहाने मौसम की बात कर रही थी, लेकिन आप भी खुद भी जानती हैं ना, कराची में अगर कभी खूबसूरत मौसम की बात की जाए तो कराची वालों की टांगे कांपने लगती हैं कि अगर बारिश हो गई तो फिर क्या होगा, फिर बिजली नहीं होगी पूरी कराची में पानी खड़ा होगा, नाले उबल चुके होंगे, कचरा बह रहा होगा, गटर खुले हुए होंगे, लोग उसके अंदर गिर रहे होंगे और कराची एक भयानक मंजर पेश कर रहा होगा। दुनिया जमाने में बारिशों से लोग बड़ा एक अच्छी वो रखते हैं कि उनका दिल खुश हो जाता है जब बारिश की कभी नबीयत सुनते हैं, लेकिन कराची में हमारा यह हाल है कि हम बारिश की नबीयत सुने तो हम परेशान हो जाते हैं। इसी तरह आपने फरमाया, देखें बिल्डिंग्स का, ये आप कह रही हैं 200 बिल्डिंग्स, 300, मैं कहता हूँ हजारों इस वक्त गुल पिरादा तैयार हो रहे हैं कराची में हजारों की तादाद में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। उन बिल्डिंग्स के अंदर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं रखे जा रहे, उनको इलीगली तामीर करवाया जा रहा है, बिल्डिंग कंट्रोल वाले सरपरस्ती कर रहे हैं ऐसी बिल्डिंग्स की, और उनकी ना कोई तराई हो रही है, ना कोई उसका इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स है, ना उसका आर्किटेक्चर को देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा। और एक एक प्लॉट के ऊपर 10-10, 12-12 फ्लैट्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, छोटी छोटी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन कोई चेक नहीं कर रहा। अब मुझे बताइए, जब इस तरह की हजारों बिल्डिंग वजूद में आएंगी, ये तो सारी मखदूश इमारतें होंगी ना, और अल्लाह ना करे कोई सानिया पेश आता है। मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। आप कह रही थी ना कि आखिरी वाकया नहीं है ये, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये आखिरी वाकया हो, इसके बाद कोई और वाकया ना हो, लेकिन खुदा ना करे दलदले का कोई झटका लग जाता है। आप मुझे बताइए कराची की क्या सूरत हाल होगी। एक बिल्डिंग की आग हम नहीं बुझा पा रहे, पूरा कराची का फायर ब्रिगेड लगा हुआ है, नेवी का फायर ब्रिगेड लगा हुआ है, केपीटी वाले लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, लेकिन एक बिल्डिंग की आग नहीं बुझा पा रहे, एक बिल्डिंग का मलबा नहीं उठा पा रहे। 7वां दिन आज हो गया है, उसका बहुत ही जुज़वी हिस्सा तक रिमूव हो सका है। अब आप बताइए कि ऐसे शहर में दुनिया ही कहती है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये हैं कि 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का वक्फा 3 से 5 मिनट होना चाहिए फायर ब्रिगेड का मौके के ऊपर। लेकिन कराची में आप देखिए टोटल कितने फायर स्टेशन है, 28, और 28 में भी चीफ फायर ऑफिसर कैसा कह रहे थे कि स्टाफ की इतनी कमी है कि 21 फायर स्टेशन का स्टाफ मेरे पास है और उनसे मैं 28 का काम चला रहा हूँ। अब आप बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है। आप एक तरफ जाली भर्तियां करते हैं, हजारों की तादाद में आप मुलाजमीन भर्ती किए चले जा रहे हैं, जाली और करप्ट लोगों को भर्ती कर रहे हैं, लेकिन जो इंतहाई इंपॉर्टेंस के हामिल इदारे हैं उसका ना कोई चेक है, ना कोई इसको देख रहा है। अब इन्होंने इस पूरे वाकये की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है कमिश्नर कराची की सरबराही में। देखिए, कमिश्नर कराची एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, मेरे ख्याल में वो तो खुद इसके जिम्मेदार है ना कि उनको कराची में जो मेजर्स लेने चाहिए थे, जो उनको कराची के सरबराह के तौर पर काम करना चाहिए था, उन्होंने वो काम नहीं किया। अब इस इंक्वायरी को तो हकीकत में हाई कोर्ट के किसी सर्विंग जज की सरबराही में होना चाहिए, जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें मुंतखब नुमाइंदे शामिल हों, उनको शामिल होना चाहिए, और फिर वो पूरी की पूरी इसकी तहकीकात भी करे और इसकी रिपोर्ट भी मुरतब करे। तो मेरा ख्याल ये कि ये इस तरह के अभी भी इनको होश नहीं आया। पहले भी यही समझते थे ये लोग कि हम बयान दे देंगे, हम आगे मासूमाना तरीके से कह देंगे हाँ जी कोताही हो गई, गलती हो गई। लेकिन आप मुझे बताइए, इनकी कोताही से अगर सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, इनकी कोताही से बिल्डिंगें गिर जाती हैं, इनकी कोताही से इतने बड़े बड़े डिजास्टर हो जाते हैं, तो ये कोताही तो नहीं है सर, ये तो गुनाह है। मैं कहती हूँ ये मतलब ये मुजरिमाना गफलत नहीं है कि अगर आपकी नाक के नीचे
जिस अवाम ने आपको मैंडेट देकर यहाँ तक पहुँचाया है, अगर आप उसके लिए कोई काम नहीं कर सकते तो आप तो ये खयानत कर रहे हैं समहाउ अपनी फ़र्ज़ के अंदर भी। एंड सेकेंडली सैफुद्दीन साहब, अभी जो आप बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सब लोग हैं, ये सब लोग आकर बात कर रहे हैं। मैं कल कह रही थी कि इतनी इनसेंसिटिव गुफ्तगू है। एक मोहतरमा को मैंने सुना, उन्होंने कहा जी कि कैलिफोर्निया में भी तो आग लगी थी, लोग मर ही जाते हैं, यहाँ पे भी लग गई। मतलब आप सोचें कि हमारी गुफ्तगू का अंदाज ये है, मेयर कराची की गुफ्तगू सुन ले, वो परेशान कुन बातें हैं, या उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी परेशान कुन है। मतलब इन लोगों को मैं जानना चाहती हूँ उनका थॉट प्रोसेस, क्योंकि आप भी सियासत करते हैं। क्या सियासतदान इतने बेहिस हो जाते हैं कि उनको बिल्कुल नहीं पता कि उनकी नाक के नीचे आवाम क्या क्या फेस कर रही है? देखिए, असल में सबसे बड़ा जुर्म जो हुआ वो ये हुआ कि इनको कराची पर मुसल्लत कर दिया गया। ये लोग कराची के नुमाइंदा नहीं है। कराची में जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, दूसरे नंबर पे पीटीआई को मिले थे और पीपल्स पार्टी को बहुत ही कम वोट मिले थे। लेकिन पीपल्स पार्टी को कराची में जबरदस्ती मेयरशिप दी गई। वो पूरे पाकिस्तान में जो एक जाली टाइप का सेटअप बन रहा था, उसमें ये चीज एडजस्ट कर रहे थे। कराची का जो मेयरशिप है उनके हवाले कर दी गई। अब इनको इनके पास ओनरशिप नहीं है, ये समझते ही नहीं कि कराची में हमें कोई काम करना है। इसलिए आप देखिए कि 17 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, हजारों अरब रुपया। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद तो सारे वसाइल, सारे इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास हैं। अब कराची में मेयरशिप भी इनके पास आ गई है। 17 साल से वैसे भी कराची पूरा इन्हीं के पास था ना, सिर्फ 4 साल के लिए वसीम अख्तर साहब रहे थे, वरना पूरा दौर इनके पास गुजरा है। तो अब जब तमाम इख्तियारात आपके पास हैं, तमाम वसाइल आपके पास हैं, उसके बाद भी आप कोई काम ना कर पाए, और अब 17 साल के बाद भी जब आप हम इस जगह खड़े हैं कि कराची बर्बादी का नमूना पेश कर रहा है, कराची ऐसी सूरत हाल पेश कर रहा है, लगता है कोई बम्बार्टमेंट यहाँ पर हुई है। और कोई अब भी इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई अर्ज है। कराची का जो मेजर पैसा है वो एक तो मिल ही नहीं रहा, और जो मिल रहा है वो लग नहीं रहा, वो करप्शन की नजर हो रहा है, वो बदतरीन। अच्छा, उस पूरी सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट कोई काम करने को तैयार नजर नहीं आती। आप मेयर साहब की गैर जिम्मेदारी का हाल देखें कि 2.5 साल हो गए इनको मेयर बने हुए। कराची में इस वक्त 25 टाउन है, एक दफा भी उन्होंने इन 25 टाउन के साथ मीटिंग नहीं की कि भाई इस तरह का कोई डिजास्टर हो जाए, बारिश हो जाए, कोई और मसला हो जाए तो हमें इस पर क्या करना चाहिए। उन्होंने तमाशा ही रचा रखा है कि वो आकर जो है मीठी मीठी कभी बातें करते हैं, कभी कोई बहुत ही घटिया गुफ्तगू जमात इस्लामी के मुतालिक करनी शुरू कर देते हैं, और जब कोई इस तरह का वाकया होता है तो सबसे पहले उनका क्या कहना होता है, देखें जी ब्लेम गेम में ना पढ़ें, देखें पॉलिटिक्स ना करें, देखें पॉइंट स्कोरिंग ना करें। देखें ना, ये पॉलिटिक्स है ना पॉइंट स्कोरिंग है ना ब्लेम गेम है, ये तो एक हकीकत है जो हम भी ठीक बयान है। करते हैं और पूरी दुनिया बयान करती है। और वो जब आश्कारा है बयान पूरी की दुनिया जाती है आपने तो फिर वो माइंड कर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। ये मेयर कराची की स्टेटमेंट्स होती है। थैंक यू वेरी मच सैफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैफुद्दीन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, नायब अमीर जमात इस्लामी। इस वक्त जो सानिया गुल प्लाजा है उसके हवाले से बात कर रहे थे हम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम आपकी मुलाकात एक राइटर से करवाएंगे। एक अपकमिंग राइटर है लेकिन काबिल कदर हैं, जिन्होंने अपने ही पहले ही नावल रीबॉर्न में फ़िक्री जुर्रत हो और जो इमोशनल डेप्थ है उसका एक नया मयार कायम किया। उनका काम सिर्फ अदबी सतह पर अहम नहीं है बल्कि पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन के अदबी किरदार को भी मजबूत करता है। इनकी तहरीर में जो सिंप्लिसिटी है, जो कि एलेबोरेशन है, या जो बैनुल मज़ाहिब रवादारी, इसका तसव्वुर भी संभव मिलता है। वो पाकिस्तान में जी जदीद अदब की सूरत को और इसकी ज़रूरत को बखूबी पूरा करती है। रीबॉर्न एक ऐसे इंसान के बातनी सफ़र को बयान करता है। मैं इस नावल के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगी चूँकि हमारे साथ सलवा अमीन मौजूद हैं जो कि राइटर हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलवा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सलवा, हमें ये बताएं कि आपका ये राइटर बनने का जर्नी कब और कहाँ और कैसे शुरू हुआ? मेरे राइटर बनने का जर्नी काफ़ी चाइल्डहुड से था। मेरा ये एक तरह से पैशन बन गया था, पहले तो ड्रीम था। तो मैं बाबा के स्क्रिप्ट्स लेकर जो है वो लिखती थी, उनको कॉपी करती थी, स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करती थी।
फिर टाइम टू टाइम जो है स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग लिखना शुरू कर दी, फिर आगे जाके स्क्रिप्ट का आइडिया सोचना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मेरी राइटिंग की जर्नी आगे चलेगी। अच्छा, राइटिंग इटसेल्फ, क्रिएटिविटी, राइटिंग स्कूल के अंदर एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है। फिर जब आपने इस तरह की कोई बुक लिखनी है, कोई नॉवल लिखना है, उसमें जो राइटिंग का आइडिया या कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफरेंट होता है जो हम क्रिएटिव स्कूल में सीख कर आते हैं। सो आपने अपने आप को मोल्ड कैसे किया और आपका बेसिकली फोकस क्या था जब आपने राइटिंग स्टार्ट की? मेरा फोकस ये था जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की कि मैं राइटिंग से कुछ ना कुछ एक अपना वो होता नहीं फेथ, जिस तरह मैंने इस बुक में छोड़ा है, एक लाइट छोड़ी है फेथ की, तो उसी तरह मैं अपनी राइटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा रिफ्लेक्टिंग छोड़ना चाहती थी। तो जब नावल लिखना था तो ऑब्वियसली क्रिएटिव राइटिंग से और स्क्रिप्ट से नावल तो बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं शुरू से जो हूँ रीडिंग का बहुत शौक़ रखती हूँ। तो इसी तरह वो नॉवेल्स पढ़ के मुझे थोड़ा आइडिया होने लग गया कि नॉवेल्स को किस तरह लिखा जाता है और पेश किया जाता है। ज़बरदस्त। तो टेल अस अबाउट रीबॉर्न, ये क्या है, इसका आइडिया, और फिर आपने जब इसको लिखा कितना टाइम लगा और क्या क्या चीज़ें आपने इस नावल के अंदर रखी हैं? देखें, नावल का प्रोसेस तो बहुत टाइम पहले ही शुरू हो जाता है दिमाग में। जब आइडिया बनता है तो 1-2 महीना आपके दिमाग में चलता रहता है। तो इसी तरह जब मैंने इस नावल का आइडिया सोचा तो बहुत वो फीका सा आइडिया था पहले, फिर उसको बुनने में टाइम लगा, हफ्ते लगे, महीना लगा, और उसके बाद मैंने फाइनली सोचा कि अब मैं इसको लिखूंगी। तो इसमें बेसिकली मैंने बयान ये करना चाहा है कि जो हम सर्वाइवल के इंटेलिजेंस में आके अपने फेथ की लाइट को भूल जाते हैं, तो मैंने उसकी, बज़ाहिर तो फेथ एक लफ्ज़ है, एक जुमला है, एक अमल है, लेकिन एक्चुअली में ये एक जर्नी होती है। तो मैंने उस जर्नी को जो है बयान किया अपनी राइटिंग के थ्रू। तो ये बुक उस बारे में मुझे लिखने में मेरे ख्याल से 1 महीना लगा था पहला ड्राफ्ट लिखने में, फिर 12 दिन लगे थे उस ड्राफ्ट को ठीक करने में। तो इस तरह 4 ड्राफ्ट्स लिख के मैं फाइनली इस फाइनल ड्राफ्ट पर आ गई। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो सलवा, मैं आपसे इसलिए ये सवाल करिए बिकॉज़ मेरे अपने टाइम पे भी और अभी भी आगे आप जैसे बच्चे हैं बहुत कम तादाद में और कम परसेंटेज में जिनको बुक रीडिंग का शौक़ है या वो बुक्स पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है विद टाइम जो कि हम दीगर एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया और उसकी तरफ ज़्यादा ख़ुद को फोकस रखते हैं। सो बुक रीडिंग कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है समहाउ? आप चूँकि ये आपने एक्सपीरियंस किया है तो मैं चाहूँगी ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप हमारे साथ भी शेयर करें कि कितना इम्पॉर्टेंट है बुक रीडिंग करना, किताबें पढ़ना, फिर ताकि आपको आइडिया हो और आपका एक्सपोजर कितना इससे वास्ट होता है। मुझे लगता है जो फिज़िकल मीडिया पे हम पढ़ते हैं ना बुक वगैरह, ये विजुअल पे, मुझे लगता है वो आपको फील नहीं देती जो आपको पकड़ के एक पेपर फील देता है। यू जस्ट हेल्ड इट, और फिर उसके बाद आपको एक स्टोरी लगती है कि आप पेज पलट रहे हो, स्टोरी के साथ आप पेज पलट रहे हो, उसका आपको फील आ रही है, वर्ड्स आपको दिख रहे हैं और आप उनको पढ़ रहे हो, उंगली लगा रहे हो और ये सब। तो मुझे लगता है कि फ़िज़िकल मीडिया वो फील नहीं आपको दे सकता जो आपको एक बुक पकड़ के आती है। तो इसी तरह जब आप एक बुक पकड़ते हो तो आप कहानी खोल लेते हो, तो आपकी इमेजिनेशन वहीं से मुझे लगता है बिल्डअप होने लग जाती है। वेयर एज अगर आप एक मोबाइल पे किताब खोल के पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 लाइन पढ़ा, 2 लाइन पढ़ा, फिर आप बोर हो जाओगे। तो जब आप बुक खोलते हो तो आप एक इन्वायरमेंट बनाने लग जाते हो अपने इर्द गिर्द। जैसे मैं अगर किसी गार्डन में बैठ के बुक पढ़ रही हूँ तो उसी तरह मेरी एक इमेजिनेशन बिल्डअप होने लग जाएगी, मुझे अपना नेचर प्यारा लगने लग जाएगा, मुझे वो हवा प्यारी लगने लग जाएगी जो बुक के साथ साथ मेरे मुंह पे पड़ रही होगी, जिससे मेरे बाल लहरा रहे होंगे। तो इसी तरह मुझे लगता है कि बुक रीडिंग एक अलग एक्सपोजर देती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन किसी चीज़ को पढ़ना। आई एब्सोल्युटली अग्री विद दैट। अच्छा सलवा, आप मुझे ये बताएं कि जाहिर है ये एक पहला नावल है और इसके बाद आई एम श्योर कि आपने बहुत कुछ सोचा होगा। राइटिंग को लेकर भी आप मुख्तलिफ डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने का प्लान रखती हैं या नहीं, आपने अपने जॉनरा पर स्टिक रहना है? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सप्लोर करूँ, थोड़ा सा प्ले भी लिखूँ और इसी तरह स्क्रिप्ट्स लिखने की भी कोशिश करूँ, लेकिन उसको सिर्फ फेथ की तरफ ना लिखूँ, ये दूसरे जॉनर्स भी एक्सप्लोर करके उसकी लाइट भी थोड़ी सी जो है रिफ्लेक्ट करूँ अपने पेजेस पे। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि आपने जब आपका ये
राइटर बनने का जर्नी स्टार्ट हुआ था, जैसे आपने कहा कि बचपन से आपको शौक़ था और आपने उस चीज़ को किया। जो बहुत सारे लोग लिखना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमारी इमेजिनेशन में होती हैं, हम कुछ बहुत प्रोडक्टिविटी सोच रहे होते हैं, पर जब उसको लिखना होता है तो बहुत सारे लोग चैलेंजेस से दो चार रहते हैं। आपको कभी कोई चैलेंजेस आए इस तरह के कि आपने जो सोचा है उसको आपको लिखने में प्रॉब्लम आई और उसको आपने ओवरकम कैसे किया? मुझे लगता है ये तो अनअवॉइडेबल है, आपको ज़रूर आती हैं परेशानियाँ, और उसमें आपको मुश्किल होती है कि आप इसको बिल्डअप कैसे करें। एट टाइम्स आपको लगता है कि क्या ज़रूरत है इसको बिल्डअप करने की, छोड़ दो इसको। लेकिन वही होता है ना कि पैशन कीप्स यू गोइंग, कि आप चलते जाओ उसके साथ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गिव अप करने का क्या फ़ायदा। तो इसी तरह मुझे लगता है अगर आप गिव अप नहीं करोगे और इस चीज़ को याद रखोगे कि इस मेहनत के आगे का क्या मेरा स्टेज आएगा, तो इट कीप्स यू गोइंग। अगर आप उसको सोचते रहोगे कि एक दिन ये मैं लिख रही हूँ, एक दिन फाइनली मेरी बुक मेरे सामने होगी, मेरे हाथ में होगी, और मैं इस अपना पीस जो है इस वर्ल्ड को दूंगी, और इस तरह चलेगा, तो मुझे लगता है फिर उसने मुझे जो है चलता रहा मेरा, जब मैंने सोचती रही कि फाइनली एक दिन मैं अपनी राइटिंग को एक शक्ल में देखूंगी, एक पब्लिश शक्ल में देखूंगी। तो बीच बीच में ऐसे लगा कि नहीं हो रहा है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और मुझे जो है इतनी डेप्थ में जाना पड़ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली उसको ओवरकम करने के लिए मैंने नेचर के साथ रिकनेक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने बाहर बैठ के लिखना शुरू कर दिया। मैं लिखती थी तो फिर ऐसा होता है ना कि आप बैठे हो कहीं पर, आप अभी लिख नहीं रहे हो बट यू आर लुकिंग समवेयर, फिर आपको एकदम आइडिया आता है। उस तरह फ़ौरन उसको नोट डाउन करना शुरू कर दिया मैंने, ताकि वो मेरे दिमाग से स्किप ना हो। तो फिर नोट डाउन करते 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 फिर जब लिखने बैठती थी तो नोट डाउन्स निकालती थी। ओके, तो नोट डाउन्स को फिर अरेंज करती थी। तो इस तरह इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सो आगे आप किसी और चीज़ पे काम कर रही हैं सलवा? आगे मैं एक और नॉवल पे काम कर रही हूँ और अपने भाई के साथ भी एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ। ज़बरदस्त। एनीथिंग यू वांट टू से? बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे होंगे, एनी मैसेज यू वांट टू गिव देम? आई वॉन्ट टू गिव देम कि आप अपना पैशन जो है, पैशन की लाइट ना छोड़ें। यू नो, इट्स ईजी टू गिव अप बट इट्स डिफ़िकल्ट टू ग्रो विद योर पैशन, और उस पर गिव अप ना करना, इग्नोरिंग द सर्कमस्टांसेस जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पैशन की लाइट ही आपको लाइव रखती है, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि अपना पैशन ना छोड़ें। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच सलवा, बहुत शुक्रिया, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सलवा अमीन राइटर हमारे साथ मौजूद थी, अपने नावल के हवाले से, अपने पैशन के हवाले से मैं बता रही थी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब आपकी मुलाकात हम स्क्वॉश प्लेयर से करवाएंगे, वो दो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और दुनिया को बताया कि हमारे मुल्क की जो लड़कियां हैं किसी से कम नहीं है। यूरोप के इंतहाई मोतबर WSF चेक जूनियर ओपन 2026 में 32 कंट्रीज से आने वाले खिलाड़ियों में महानूर अली और सैरिश अली ने ऐसी शानदार कारकर्दगी दिखाई, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी स्क्वॉश के जो हल्के हैं उन्होंने भी इसको तवज्जो दी। महानूर ने जी सेमीफाइनल में यूक्रेन की जो प्लेयर है उनको शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई की, ताहम फाइनल में इंजरी के बायस वो शिरकत नहीं कर सकी। जबकि सैरिश ने भी जी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया। ब्रॉन्ज मेडल मैच तक पहुँचना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान की ख़वातीन स्क्वॉश में अब कॉन्फिडेंस हो, स्किल हो और कंसिस्टेंसी हो, इसके साथ आगे बढ़ी हैं। इस वक्त महानूर अली और सैरिश अली हमारे साथ मौजूद है, दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच हमें आज इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स के लिए। तो ज़रा हमें बताएं कैसे स्टार्ट हुआ आपका ये स्क्वॉश का जर्नी? हमारे पापा एथलीट है और उनने बॉडी बिल्डिंग की है, बैडमिंटन किया है और क्रिकेट किया है, तो उनने हमें फिटनेस के लिए स्टार्ट कराया था। पहले हमारी बड़ा भाई और बड़ी बहन ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद भानु ने स्टार्ट किया, फिर मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे एक डिफरेंट स्पोर्ट ट्राई करना था। तो लेकिन वो नहीं हो पाया और मैंने भी अपने ब्रदर सिस्टर्स की तरह स्क्वॉश स्टार्ट किया। सो
फर्स्ट मेरे बड़ा भाई और बड़ी बहन ने स्टार्ट किया। मेरी बड़ी बहन के पास अभी तक 30 गोल्ड मेडल्स है और वाओ, मानूर के पास ये 27 गोल्ड मेडल है और मेरे पास 20 गोल्ड मेडल्स है। लवली। सो जर्नी तो काफी अच्छी रही, लेकिन शुरू हमने फिटनेस के लिए किया था, फिर उसके बाद जब हमने टाइटल्स लेना शुरू किए तो फिर हमने प्रोफेशनली स्टार्ट किया स्क्वैश। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अच्छा मानूर, अब मुझे ये बताएं कि जाहिर है ये जब सब खेल रहे होते हैं तो घर में भी कंपटीशन बड़ा होता है और प्रेशर होता है, और फिर जब सब बहन भाई एक ही स्पोर्ट्स के अंदर हो, सो आप पे कभी इस तरह का प्रेशर हुआ कि मेरी बहन ने 30 मेडल्स लिए हैं, वैसे दो कि आपके पास भी 27 है? ऐसा कोई अभी प्रेशर आपका ये होता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है अपने लिए। आप हमारे घर में जो भी जिसके पास भी ज्यादा मेडल्स है या फिर कोई भी जीत के आता है तो हम उसके लिए खुश होते हैं। एक दूसरे में कंपटीशन नहीं करते, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और साथ मिलकर चल तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक और मेडल अपने नाम कर सकी। मेरी फैमिली बहुत खुश है और ये पूरे पाकिस्तान के लिए प्राउड हूँ। डेफिनेटली हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है। अच्छा सैरिश, मुझे ये बताएं, ये कंपटीशन ये बड़ा प्रेस्टिजियस कंपटीशन है जिसमें आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया, और आपकी अनफॉर्चुनेटली आई गेस इंजरी की वजह से आप नहीं खेल पाई लेकिन फर्दर फाइनल में, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल कैसा कंपटीशन था, हमें ये बताएं। शुरू में स्टार्टिंग तो मैंने काफी अच्छी ली थी, मैंने सबको 3 स्टेट्स हराया था क्वार्टर्स तक, और फिर उसके बाद जब सेमीफाइनल में आई तो लड़की काफी अच्छी थी। और जैसा आपने इंजरी का कहा, तो मुझे मैच से 3 दिन पहले एंकल इंजरी थी, तो मैंने उस पर रेस्ट भी किया था बहुत ज्यादा, तो आई गेस मेरा स्टेमिना थोड़ा खराब था उस टाइम। सो मैंने सेमीफाइनल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना मैंने पहले किया था। तो उसी लड़की के साथ फिर मानूर का फाइनल था, तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसने 3-2 जीता उस लड़की से। काफी टफ मैच हुआ मानूर ने। और मेरा 3rd पोजीशन मैच था और वो यूक्रेन की लड़की के साथ था जिसका मानूर के साथ सेमीफाइनल आया था और वो मानूर से हारी थी। हम दोनों का 3rd पोजीशन मैच था और उसमें मैंने उसे 3 स्टेट हराया और काफी अच्छे स्कोर्स के साथ। ज़बरदस्त। तो मानूर, आपने उस लड़की को हराया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जाहिर है आपकी कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक या ऐसी कोई चीज़ होगी जिसने आपको एज दिया इस जीत के ऊपर। बताएं आपने कैसे ये जो कंपटीशन है उस लड़की से जीता? पहले तो मैं खफा थी सैरिश के लिए कि वो कैसे इससे हार सकती है, क्योंकि सैरिश आई थिंक प्रेशराइज भी हो गई थोड़ी सी, क्योंकि वो लड़की बहुत मतलब अच्छी है और नंबर 2 सीट थी और मैं नंबर 1 सीट थी। तो सैरिश की हार ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे अब तो जीतना है, क्योंकि वो सैरिश को हरा चुकी है, तो मुझे अ टाइप ऑफ रिवेंज कह सकते हैं। ऐसे सेंस में नहीं, लेकिन फिर भी आई एम श्योर ये प्रोडक्टिव रिवेंज है, आई बिलीव ये बड़ी अच्छी चीज़ बिल्कुल। होती है। या और मेरा अपना भी यही था कि मैं टाइटल अपने नाम कर सकूं, क्योंकि इतना आगे पहुंच चुकी हूँ। तो एक लास्ट विन था मेरे लिए, तो वो मैंने लिया। और सैरिश ने मुझे बहुत कुछ टिप्स दी जो उसने मिस्टेक की थी और जो उसकी उस दूसरी लड़की की वीकनेस थी, तो उसमें मुझे बहुत कुछ फ़ायदा मिला। चलें, आई एम ग्लैड कि आपको ये फ़ायदा मिला और ये फ़ायदा हम सबका हुआ कि आज हम आपकी इस जीत को सेलिब्रेट करें। सो हमें ये बताएं कि आप लोग ट्रेनिंग कैसे करते हैं, आपके कोचेस कौन हैं, कहाँ पे ट्रेन करते हैं, कैसा ओवरऑल आप लोगों का ये ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ जो आपकी है उसके लिए काम करते हैं? तो हम लोग ज्यादातर यूएस में होते हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ होते हैं। कभी पाकिस्तान आते हैं 1 महीने के लिए, फिर 1 महीने के लिए यूएस जाते हैं। तो यूएस में हम लोग K2 स्क्वॉश में खेलते हैं। कामा खान हमारे कोच है और वो हमें ट्रेन करते हैं यूएस में। और हमारी सुबह अलग ट्रेनिंग होती है, फिर बीच में फिटनेस होती है, फिर शाम को हम लोग क्लिनिक्स करते हैं। तो हर दिन का हमारा डिफरेंट रूटीन होता है और ज़बरदस्त। तो मानूर, हमें ये बताएं कि जाहिर है हर रोज़ डिफरेंट ट्रेनिंग है, लेकिन दुनिया भर में जब हम इंटरनेशनली आप लोगों ने अब चूँकि पार्टिसिपेट भी किया है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स होते हैं और हर एक की टेक्निक डिफरेंट होती है बिकॉज उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। आप लोग यूएस में जब करते हैं ट्रेन और पाकिस्तान में ट्रेन करते हैं, क्या डिफरेंस आप फील करती हैं इस तरह के कंपटीशंस में जाके कि दीगर प्लेयर्स की ट्रेनिंग और आपकी ट्रेनिंग में कोई फ़र्क होता है या नहीं? इट्स ऑल सेम बट टेक्निक ज़ाहिर है हर प्लेयर की अपनी पर्सनल होती है। आई थिंक जब हम पाकिस्तान में ट्रेनिंग करते थे तो हमारे इतना माइंड मतलब ट्रेनिंग के बारे में और
जो हमारी टेक्निक है उसके बारे में इतना हमें कुछ पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब हम यूएस गए और हमने इंटरनेशनली भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, तो हमने और प्लेयर्स को देखा और उनकी जो है तो उनकी टेक्निक को देखा, और हमारी जो मिस्टेक्स है हमें नजर आई कि हमारा स्टैमिना में भी थोड़ा सा मसला है, हमें फिटनेस करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में हम इतनी फिटनेस पे फोकस नहीं करते थे, ज्यादातर हम लोग स्क्वाश पे फोकस करते थे। तो फिर यूएस जाके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये थैंक्स टू हमारे कोच ऑफ कोर्स, जिन्हें हमें इतना सब कुछ सिखाया और हमारे जो है तो इतना गेम टेक्निक्स पे, स्किल्स पे बहुत वर्क किया उनने, बहुत हमारे साथ लेसन्स किए, ट्रेनिंग किए। तो आई थिंक बहुत फ़र्क है पाकिस्तान की ट्रेनिंग में और फिर इंटरनेशनल जब आप वर्ल्ड वाइड देखें उनकी ट्रेनिंग्स में, उनके गेम खेलने का स्टाइल और सब कुछ में। आई एम श्योर। अच्छा ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान में ट्रेनिंग करते थे तो यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनकी तादाद या उनका इंटरेस्ट स्क्वॉश के अंदर कितना था, और जब आप यूएस में भी करते हो वहाँ पे कितनी ज़्यादा रेशो में फ़र्क है पाकिस्तान और यूएस में? आई थिंक यहाँ पर बिगनर्स बहुत ज़्यादा है, और इतनी अच्छी मतलब कि कहूँगी कि फाइट्स नहीं है जिस तरह यूएस में है। क्योंकि यहाँ पर मैं, मेरी बहनें नंबर 1 है और बाकी सीनियर्स भी हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि उतनी अच्छी स्क्वाश फीमेल्स में नहीं है जितनी यूएस में है। क्योंकि वहाँ पर एक ही कैटेगरी में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ होती है, जो अंडर 11 खेल रही होती है वो अंडर 19 में वहाँ नेशनली खेल रही होती है यूएस में। सो मैं कहूँगी उनका लेवल ही अलग है, उन्होंने माइंडसेट ही अलग रखा हुआ है। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा अब मानूर में ये बताएं कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा कंपटीशन है जिसके लिए आप दोनों तैयारी कर रही हैं, और क्या क्या प्लान किया हुआ है फ्यूचर के लिए? नेक्स्ट टूर्नामेंट हमारा नज़दीक ही है इंशाल्लाह, फरवरी में जो है जर्मन जूनियर ओपन, और उसके बाद बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने वाले इंशाल्लाह अगर सेलेक्ट हुए तो उसके लिए हमारी तैयारी जारी है। और अभी भी हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं कुछ देर बाद। तो हम लोग इंशाल्लाह और भी मेहनत करेंगे, और जो मिस्टेक्स की और जैसी परफॉर्मेंस थी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करें। इंशाल्लाह आप लोग करेंगे, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक सैरिश एंड मानूर। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, मिलकर, और आप लोगों की इन अचीवमेंट्स के हवाले से जानकर। सैरिश अली और मानूर अली हमारे साथ मौजूद थी और हमने आपकी मुलाकात करवाई। स्क्वॉश प्लेयर्स हैं, इन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी कुछ हेल्थ के हवाले से बात करनी है। घुटने और कूल्हे के जोड़ों का दर्द जो है ख़वातीन और जो थोड़े ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनमें एक आम मसला है, लेकिन अक्सर लोग इसे उम्र की वजह से बर्दाश्त करते रहते हैं, मगर जब वो रोज़मर्रा ज़िंदगी को, आपकी रूटीन को मुतासर करने लग जाता है, चलने फिरने में रुकावट बन जाती है, फिर हम मेडिकेशन या फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं, और अगर उससे आराम ना हो तो जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी घुटने या कूल्हे की तब्दीली भी एक मौसर हल बन जाती है। समहा मौजूदा दौर में जी सेहत की सहूलियात बेहतर हो रही हैं, मगर आवाम में इस सर्जरी या ऑपरेशन के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस और कुछ फेयर्स भी पाए जाते हैं, जैसे बहुत ख़तरनाक है, ज़िंदगी आपकी बड़ी लिमिटेड हो जाएगी, या ऑपरेशन के बाद दोबारा आपको दर्द हो जाएगा। इसी पे बात करेंगे कि कब जॉइंट रिप्लेसमेंट ज़रूरी होती है, उसकी तैयारी में जब इंसान सोच रहा हो, प्लान कर रहा हो, तो क्या जानना ज़रूरी है, और क्या सर्जरी के बाद आपकी ज़िंदगी बदलती है पॉजिटिव अंदाज में, या जो फेयर्स हैं लोगों के वो ठीक है या नहीं। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर आमिर खान हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक, उनको खुश आमदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करें कि विद टाइम लोगों की बहुत सारी दर्दें निकल रही होती हैं, और ख़वातीन में भी ख़ास तौर पे वजूहात क्या हैं और फिर इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, एक कॉमन टर्म है आर्थराइटिस, जो कि सारे लोग कहते हैं। पहले उसको समझना ज़रूरी है। बहुत टाइप्स के आर्थराइटिस होते हैं। जिस आर्थराइटिस का आपने जिक्र किया है वो बेसिकली बीमारी नहीं है, वो वेयर एंड टियर है जो उम्र के साथ जॉइंट ख़राब होते हैं, तो उसकी अलग वजूहात हैं। दूसरे जो आर्थराइटिस हैं उनको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में कंसिडर करते हैं। वो बच्चों में भी हो सकते हैं, यंग में भी हो सकते हैं। वो बहुत किस्म के हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, सोराइसिस के साथ आर्थराइटिस होता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो जाता है कि कोई इन्फेक्शन हो, इस तरह के और बड़े हैं।
तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का बेसिकली जो कॉज है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक कुछ फैमिलीज़ में रन करता है, जल्दी हो जाता है, एज दूसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर वेट है, ओवर वेट में आर्थराइटिस भी जल्दी होगा, चौथा फैक्टर ओवर यूज़ है, जो मतलब एथलीट्स में अगर वो उसको केयर ना करें तो उसमें हो सकता है, तीसरा फैक्टर है कि अगर आपको एक्सीडेंट हो गया है, जॉइंट में फ्रैक्चर हुआ था कुछ साल पहले, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, उसमें यह है कि पहले उसकी प्रिवेंशन की बात करें कि कैसे आप रोक सकते हैं कि ना हो। तो आप अपना वेट कंट्रोल रखें, डाइट अच्छी हो, आपकी स्लीप पैटर्न अच्छा हो, आपकी एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो है हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज मतलब जंपिंग करना या हार्ड सर्फेसेस पे रन करने से वो हो सकता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप सॉफ्ट जगह करें और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, तो उससे ये डिले होता है। वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो अगर पेन हो रहा है किसी जॉइंट में, ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं नीज़ हमारे कंट्री में, फिर हिप्स हैं जो कूल है आप कह रही हैं, फिर फिंगर के जॉइंट्स हैं, अच्छा, ओके। फिर शोल्डर भी है और फिर स्पाइन भी है। तो ज़्यादातर नी में जो होता है आर्थराइटिस उसका पहली अलामत पेन है, स्वेलिंग है, फिर लिमिटेड एक्टिविटी हो जाती है। तो उसके लिए इनिशियल ट्रीटमेंट्स ये हैं कि आप एक्सरसाइज करें, कोई दवाई ले लें या फिजियोथेरेपी कराएं, मसल्स की एक्सरसाइज करें। लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट तक जब बात जाती है तो उसकी बहुत क्लियर अलामात और इंडिकेशंस देख लेनी चाहिए, क्योंकि हम ऑपरेशन एक्सरे पे तो नहीं करते, हम इंसानों पे करते हैं। तो इंसान से पूछना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं। तो अगर उनकी पेन ऐसी हो कि वो कंट्रोल ना हो या उनको हर वक्त दवाई लेनी पड़ी, उनको रात को भी पेन हो और उनकी एक्टिविटी लिमिट हो जाए, यानी कि वो मतलब है 100 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर ना चल सके, हर वक्त तकलीफ़ में रहें, और उनकी डेली एक्टिविटीज़ जो लाइफ की हैं, जो हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो, तब जाके इंडिकेशन होती है। दूसरी ये है कि अगर आपकी टांग टेढ़ी होनी शुरू हो जाए तो उसमें फिर दूसरे जॉइंट्स भी सफ़र करेंगे, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करके जॉइंट रिप्लेसमेंट कर लीजिए। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी वेस्ट में एक बहुत रूटीन सर्जरी है, यहाँ पे भी बहुत फेयर्स है यहाँ पे। वो फेयर्स इसलिए हैं कि देखें अगर आप किसी चीज़ को सही तरह नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे, के पास जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। कोएक्स तो चले एक बहुत एक्सट्रीम हो गया, लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का अगर आप सोच रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, उनसे हर चीज़ पूछ लें कि प्री ऑप क्या होगा, पोस्ट ऑप क्या होगा। तो उसकी जो चीज़ें हैं वो देखने वाली जो पेशेंट के लिए है वो ये है कि पहले सारे सवाल अपने डॉक्टर से पूछिए, फिर जिस फैसिलिटी में आपकी सर्जरी हो रही है उसके बारे में आपकी मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि एक एक्रेडिटेड हॉस्पिटल होना चाहिए, लोकल बॉडी से भी और इंटरनेशनल से भी, ताकि उसके स्टैंडर्ड्स सही हो। दूसरे फिर उसके डॉक्टर्स कैसे हैं, उनकी एनेस्थेटिक टीम कैसी है, फिर उनके पास नर्सेज, फिजियो, ये तो सारे हॉस्पिटल्स पूरी कोशिश करते हैं कि उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हों। फिर आजकल जो जॉइंट रिप्लेसमेंट करने चाहिए, क्योंकि बोन में इन्फेक्शन का बहुत ख़तरा होता है, तो हमारे क्लीन थिएटर्स होते हैं, तो उनके थिएटर्स क्लीन होने चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हो जाने, ग्लास थिएटर्स होने चाहिए। फिर उनके पोस्ट ऑफ केयर बहुत मैटर करती है इसमें कि वो उनके जो पोस्ट ऑफ केयर दी जाती है। फिर लोगों को डर होता है पेन का, तो पेन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उसमें सर्जन और एनेस्थेटिस्ट और नर्सेस मिलकर कंट्रोल करते हैं। आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम स्पाइनल में करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को कुछ दे देते हैं कि वो सो जाए, लेकिन उसमें ब्लॉक्स लगा देते हैं हम कि नर्व ब्लॉक्स लगाते हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट अंडर अल्ट्रासाउंड भी सर्जन्स खुद लगाते हैं, तो उससे फर्स्ट 24-48 आवर्स पे पेन नहीं होता, तो दवाई कम देनी पड़ती है। फिर उसके बाद ग्रेजुअली पेन किलर्स के साथ, और उसके बाद मोबिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर हम ऑपरेशन करें तो नेक्स्ट डे पेशेंट को खड़ा होना चाहिए, वॉक करना चाहिए। 2 से 3 दिन में पेशेंट घर चला जाता है। आजकल हम फॉलो करते हैं ईरास, जिसे कहते हैं अर्ली रिकवरी आफ्टर सर्जरी। तो जल्द से जल्द रिकवरी करनी है, क्योंकि मकसद क्या है ऑपरेशन का? ऑपरेशन का मकसद है कि उनकी लाइफ क्वालिटी हम बेहतर करें, उनको पेन ना हो, उनकी मोबिलिटी इंक्रीज़ हो, वो पूरा वॉक कर सकें पेन के बगैर, उनको दवाइयों ना खानी पड़ी,
पढ़ें ताकि उनकी सेहत ठीक रहे, वो अपनी एक्सरसाइज कर सकें। अच्छा सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आई रियली वांट कि आप ये भी एड्रेस कीजिएगा कि जो आइडियल एज होती है नॉर्मली, अब तो यंग लोगों में भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट करानी है, कुछ भी कराना है, उसके लिए एज क्या होती है और नॉर्मली लोगों को इश्यूज कौन सी एज से स्टार्ट होते हैं? देखिए कुछ फैमिलीज़ में जल्दी भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे कम है तो हमारी एज में 45 के बाद 50 के बाद भी लेडीज़ में शुरू हो जाता है। तो हम लेटर एज में करना चाहते हैं नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट, क्योंकि उसकी एक लाइफ है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो सही तरह से नी रिप्लेसमेंट किया गया है, उसकी अलाइनमेंट ठीक की गई है और वो सही तरह से चल रहा है, उसको कम से कम 20 से 25 साल लास्ट करना चाहिए। इसीलिए आप कोशिश करते हैं कि 50 प्लस पे आप ये करें। लेकिन कुछ लोगों में जब जल्दी आर्थराइटिस आ जाए, उनकी डिफॉर्मिटी बढ़ना शुरू हो जाए, उनकी लिमिटेशन हो जाए, तो जल्दी भी किया जा सकता है। लेकिन ये बात उनको एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि जी इसकी कितनी लाइफ है और क्या नहीं है। तो लोगों में जो ट्रेपिटेशंस हैं वो यही हैं कि ये जॉइंट जल्दी ख़राब हो जाता है, पेन बहुत होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो चले ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि हर चीज़ को सही तरह से किया जाएगा तो वो सही चलेगी। अगर आप ऐसी फैसिलिटी में करेंगे जहाँ पे वो करना नहीं चाहिए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो कॉम्प्लिकेशंस की जो लिस्ट है वो लंबी है, लेकिन उसको मिटिगेट करना पड़ता है ना, उसको कम से कम करना पड़ता है, उसका एक तरीका है। तो कम इन्फेक्शन कंट्रोल का मैंने बता दिया कि एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स हम कम देते हैं, लेकिन आपकी फैसिलिटी ठीक होनी चाहिए, आपकी टेक्निक ठीक होनी चाहिए, आपका पेशेंट को एसेस करना सर्जरी से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप मेक श्योर कि वो फिट हैं। ओवरवेट पेशेंट्स जिनका BMI अबव 40 है उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कट ऑफ है वेस्ट में भी कि पहले उनको वेट लूज़ कराएं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन रिस्क पड़ता है। ज़ाहिर है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब ये सर्जरी हो जाती है तो जो नॉर्मल रूटीन है, मोबिलिटी है, पहले जैसी होती है नहीं, उसमें भी आपको एहतियात करनी पड़ती है फॉर सम टाइम या लॉन्ग रन में? डिपेंड करता है आपने कौन सा जॉइंट किया। नी जॉइंट तो स्टेबल होता है, आप मुँह खड़े होकर चल जाते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी मिलती है। फर्स्ट 6 उसको टाइम लगता है, 2 हफ्ते में वुंड हील हो जाता है। जिस तरह से हम करते हैं उसमें स्टिचेस भी नहीं निकलते हैं, तो वो सर्जन की प्रेफरेंस है। 6 हफ्ते में वो ऑलमोस्ट पूरा सेटल हो जाता है। नी को ज़रा हिप से ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऑलमोस्ट 3 महीने में वो अपनी नॉर्मल पे आना चाहिए, बल्कि जो उनकी हालात थे सर्जरी से पहले उससे उनको बहुत बेहतर होना चाहिए। पेन नहीं होना चाहिए, सीधा चलें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कर सकते हैं, वो अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जल्दी सेटल होता है, विदिन 6 वीक्स दे ऑलमोस्ट बैक टू देयर नॉर्मल, अपनी एक्टिविटी पे आ जाते हैं। लेकिन हिप जॉइंट जब रिप्लेस किया जाता है तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो आपका सर्जन और आपकी फिजियोथेरेपिस्ट एक्सप्लेन कर देंगे कि किन किन पोजीशन में आपने हिप नहीं रखना, क्योंकि उसको बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। लेकिन आजकल की टेक्निक्स बहुत बेहतर हो गई हैं, जॉइंट्स जो मिल रहे हैं मार्केट में वो भी बहुत बेहतर हो गए हैं, तो वो इतने आराम से डिसलोकेट नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए वो 6 हफ्ते में ऑलमोस्ट नॉर्मल होते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। लेकिन वॉक वो इमीडिएटली करते हैं नेक्स्ट डे से, चाहे हिप करें चाहे नी करें आप, तो दे हैव टू गेट आउट ऑफ बेड एंड वॉक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ख़वातीन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या मर्द हजरात में भी इक्वली आती है? नहीं, पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बहुत साल वेस्ट में प्रैक्टिस की है, तो पाकिस्तान में मैंने देखा है कि ख़वातीन में ज़्यादा है नी की प्रॉब्लम। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वेट है, ओके। और इनएक्टिविटी है, एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि वॉकिंग जो है ना बेस्ट एक्सरसाइज है। अल्लाह ताला ने आपकी ग्रेविटी आपके हिसाब से बनाई है, तो वॉक करें और नॉर्मल वॉक करें। अगर आप रोज़ आधा घंटा भी वॉक कर लें, हफ्ते में कोई 5 दिन कर लें आधा घंटे से 45 मिनट्स, तो आपके जॉइंट्स ठीक रहेंगे। आप ग्रेजुअल एक्सरसाइज करें। अगर आप एक जगह बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे और घर से ज़्यादा चहलकदमी नहीं करेंगे, और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो वेट का है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी आप मैसेज देना चाहें, जो भी लोगों के फेयर्स हैं या एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, कैमरा इज ऑल योर्स। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट। धूप लगाएं, विटामिन डी ज़रूरी है, आप अच्छी ग़िज़ा खाइए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसकी अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए,
आपको हक है आपके डॉक्टर से हर किस्म का सवाल पूछने का, और अगर आपने किसी से ऑपरेशन कराना है तो उनसे पूछिए, उस फैसिलिटी को देखिए, और आप कम से कम उन मरीज़ों से मिल लीजिए जिनकी, मरीज़ तो नहीं कहूँगा, मतलब है उन लोगों से मिल लीजिए जिनका ऑपरेशन उस फैसिलिटी में हुआ है, ताकि उनसे आपको प्रॉपर फीडबैक मिल जाए, ताकि आपको तसल्ली हो कि आप जहाँ जा रहे हैं वो सही जगह है, आपका ख्याल सही रखा जाएगा और आपका आउटकम अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुक्रिया। शाम खान हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक, और नी रिप्लेसमेंट हो, कूल्हे की जो हड्डी है उसको, उसकी रिप्लेसमेंट हो, उसके हवाले से बात कर रहे थे, और जो भी फेयर्स हैं उन्होंने उसको एड्रेस किया। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। हमारे यहाँ पालतू जंगली जानवर रखने का जो ख़तरनाक हद तक रुझान है, ख़ास तौर पे लाहौर में, एक बार फिर इंसानी जानों के लिए संगीन ख़तरा बन चुका है। गुज़िश्ता साल जी लाहौर में पालतू शेर के हमले का वाक़या अभी आवाम के जहनों से नहीं निकला था कि इकबाल टाउन की जो भेके वाल कच्ची आबादी है, उसमें पालतू शेरनी, उसके हमले से 8 साला बच्ची शदीद ज़ख्मी हुई। उस बच्ची को शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद जो मुलज़िमान हैं वो शेरनी को लेकर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की। जख्मी बच्ची पर जो हमला करने वाली शेरनी बल्कि एक फैक्ट्री में गैर कानूनी तौर पर रखे गए मजीद 11 शेर भी बरामद किए, जिन्हें बगैर लाइसेंस के लाहौर मुंतकिल किया गया था। ये जो तसलसल है ये इस बात की निशानदेही करता है कि जो तमाम तर मामलात हो रहे हैं इसके ख़िलाफ़ कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो रही, और इसको ना बर वक्त रोका जा सकता है और ना जाया जा रहा है अवाम से, या अवाम से तो नहीं, मतलब इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है समहाउ। ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, इसकी क्या वजूहात हैं और इस पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही? पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट अली चौधरी इस वक्त हमें एसपी इकबाल टाउन के डॉक्टर मोहम्मद उमर के साथ मौजूद है, और उनसे तफसीलात जानते हैं कि ये वाक़या पेश कैसे आया, कैसे गिरफ्तारी हुई और ये कार्रवाइयाँ कैसे होंगी और शेर कहाँ से पकड़े गए। जी अली। जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके भेकेवाल पिंड में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक शहरी के पालतू शेर ने एक 8 साला बच्ची पर हमला करके उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। एसपी इकबाल टाउन की सरबराही में पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ उस शेर को अपनी तहवील में लिया, बल्कि उसके मुलज़मान को भी, उसके मालकान को भी अपनी हिरासत में ले लिया। जबकि उसी रात कार्रवाई करते हुए एक मज़ीद इलाके से जो है वो 11 शेरों को भी रिकवर किया गया और उनके मालकान को भी गिरफ्तार किया गया। मेरे साथ इस वक्त एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि एक पालतू शेर ने एक और बच्ची के ऊपर जो है हमला किया है। सर ये वाक़या कैसे पेश आया, पुलिस ने उसके बाद क्या कार्रवाई की? 15 की कॉल चली कि बेकेवाल जो कच्ची आबादी है वहाँ पे एक छोटी बच्ची है 8 साल की, उसको एक शेर ने ज़ख्मी किया है। हमारी सीरियसनेस ऑफ मैटर को देखते हुए हमारी पुलिस टीम ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, और सबसे पहले तो हमने इंश्योर किया कि वो जो बच्ची है उसको शेख ज़ैद हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह वो सारा कुछ हो जाए, और वो तमाम चीज़ें इंश्योर करने के बाद फिर हमारी जो पुलिस है वो मौके पे जो है उसने रिस्पॉन्ड किया। अब जो बेकेवाल कच्ची आबादी, जब हम उस स्पॉट पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने तकरीबन 8 बजे का रात का टाइम था, और उस टाइम पे हमने काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे मौजूद, वहाँ पे बाज़ार भी था, लोग शॉप्स वगैरह भी थी। हमने उन तमाम से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि आप ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हमें बताएं कि ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या देखा। लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोगों ने हमसे कोई कोऑपरेट नहीं किया। फिर उसके बाद हमने अपने इन्फॉर्मर्स के थ्रू जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो हमें पता चला कि ये जो इसके मालकान हैं वो यहाँ पे किसी दूसरे इलाके से ये शेर जो इसका बच्चा है वो लेकर आए थे, रक्शे से उतार रहे थे। तो फिर वहाँ पे ये बच्ची वहाँ पे खेल रही थी, और वहीं पे इस बच्चे ने वहाँ पे बच्ची को उसको जो है ना पंजे मार के ज़ख्मी किया। अब जब ये सब तमाम इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, हमने फिर उसके बाद मुलज़िम को वहाँ, चूँकि वहाँ से फ़रार हो चुका था इस शेर के बच्चे के साथ, तो हमने फिर मुलज़िम को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन जब उससे आगे बढ़ाई तो फिर हमने जो शेरनी है जो 8 माह का था, जो जिसको वो लेकर आए थे इलाके में, उसको भी हमने रिकवर कर लिया। अब जब हमने मज़ीद उससे चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में कि आपके पास क्या लीगल अथॉरिटी है कि आप इस रहायशी इलाके में इस जो है शेरनी को आप मूव करें, यहाँ पे रखें, तो उसके पास किसी किस्म का कोई
भी जवाब नहीं था। तो बेसिकली वो हमारे वहाँ पे एक्यूज़्ड बन गए। फिर हमने जब मज़ीद उसमें इन्वेस्टिगेशन की कि ये आप कहाँ से लेकर आए हैं, ये आपका मकसद क्या था यहाँ लेकर आने का, और आप अगर यहाँ पर लेकर आए तो उसको कहाँ पे रखना चाह रहे थे। तो फिर ये तमाम चीज़ें जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें फिर एक और जगह पे का पता चला जहाँ पे ये इलीगली ये जो लॉयंस हैं, शेर हैं, ये रखे गए थे। हमने फ़ौरन अपनी टीमें तश्कील दी और वहाँ पे हमने रेड की। बकर मंडी का इलाका है, वह जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा है कि वो जो नीचे है एक फैक्ट्री है, वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगी हुई हैं, काम हो रहा है। और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे मुख्तलिफ़ केजेस बने हुए हैं, केजेस बॉक्सेस बने हुए हैं, और वहाँ पे इन्होंने जो शेर हैं वो रखे हुए हैं रहायशी इलाके में। तो उस टाइम पे फिर जो वहाँ पे उनका जो मालिक था उसको भी हमने अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन की। उससे हमने पूछा कि ये तमाम जो आपकी अरेंजमेंट्स हैं किस लीगल अथॉरिटी के तहत हैं। रहायशी इलाके में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने सारे शेर यहाँ पे रखें इतनी ज़्यादा तादाद में। तो उसने फिर हमें कहा कि मेरे पास वाइल्ड लाइफ की तरफ से लीगल अथॉरिटी है। जब मैंने उसको फिर स्टडी किया निकाल के उसके लाइसेंस को, तो बेसिकली वो शेखुपुरा में कोई फार्म हाउस के उसके पास अथॉरिटी थी। तो फिर मैंने उसे काउंटर कहा कि ये तो इस लाहौर के इलाके की नहीं है, तो शेखुपुरा की है। तो उसका आगे से जवाब था कि वो वहाँ पे मैंने जब फ्लड आया था तो फ्लड के बाद मैंने इनको यहाँ पे मूव किया था। तो फिर अगला क्वेश्चन हमारा यही था कि आपके पास किसकी आपने अथॉरिटी से, आपने कंसर्न डिपार्टमेंट से इसकी कोई परमिट ली है इसको कि हम इसको इस टाइम पे यहाँ मूव कर रहे हैं। तो उसका भी वो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दे सका। तो उसका मतलब यही था कि वो मिसगाइड कर रहा था। उसके पास लाहौर में रहायशी इलाके में इन शेरों को रखना, इनको यहाँ मूव करना, इनको यहाँ रखना, उसके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी। और फिर हमने जो वहाँ पे तमाम प्रीमिसेस को सर्च किया तो उसमें हमने फिर टोटल 3 जो हैं वो लॉयंस और जो शेर हैं, और 5 जो हैं वो हमने शेरनियाँ, और इसके अलावा 3 जो हैं वो उनके बच्चे, हमने टोटल 11 हमने वहाँ से ये एनिमल्स हमने रिकवर किए। जी बिल्कुल, इकबाल टाउन पुलिस की जानिब से एसपी इकबाल टाउन की सरबराही में जो है वो कामयाब कार्रवाई करते हुए 11 शेरों को जो है वो अपनी तहवील में ले लिया गया है, जबकि इन वाक़यात के 2 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक, पुलिस हुकाम के मुताबिक, जो मुतासरा बच्ची थी उसकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है, जबकि उसको अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से जो है वो ये कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही, जिसकी वजह से शहर भर में जो है वो शेर इस तरह से शहरियों ने अपने घरों में रखे हुए। लेकिन पुलिस हुकाम का ये बताना है कि उन्होंने कामयाब कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ शेरों को अपनी तहवील में लिया है बल्कि उनके मालकान को भी गिरफ्तार किया है। जी थैंक यू वेरी मच अली, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर नूर एहसन मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर कानून हैं। इस वक्त हम उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आपके बिल्कुल ठीक। अच्छा नूर साहिबा, मुझे ज़रा ये थोड़ा सा हमें कानूनी पर्सपेक्टिव से बताएं कि गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, आप ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर इस तरह से जंगली जानवर नहीं रख सकते। कानून क्या कहता है और इस पर क्या जुर्माने, क्या सज़ाएँ हैं, और जो लोग ये कर रहे हैं, जो इसके कल्प्रेट हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ये लॉ जो है ना काफ़ी टाइम से इवॉल्व हो रहा है। तो ये हम कहेंगे हमारे पास कानून नहीं था, ये गलत है। हमारे पास हर चीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह सारे कानून हैं, बट जो चीज़ लैक हम करते हैं वो है उसकी इन्फोर्समेंट्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस। तो जैसे आपने कहा, कानून बिल्कुल है जो नया अपडेट हुआ है, पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट, वो 2025 में बल्कि अपडेट हुआ है। फरवरी 2025 में नोटिफिकेशंस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वालों ने जारी की थी कि इस तरह के जानवर जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं इनको रखना, एक तो पहले आप लाइसेंस के बगैर नहीं रख सकते, आपके पास एक वैलिड परमिट होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर तो नहीं है आप रख नहीं सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इनको रेजिडेंशियल एरियाज़ में, फैक्ट्रीज़ में, ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो ये तो प्रॉपर्ली बैंड एक चीज़ है जो कि कानून ने ऑलरेडी इसको बैन कर दिया है। तो ये इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि ये एक्ट इनका गलत था या सही था। ऊपर से वो नोटिफिकेशन पेनल्टीज़ भी बढ़ा देता है कि 1 लाख से 5 मिलियन तक का जुर्माना बढ़ सकता है। तो यानी कि इसकी उन्होंने सीरियसनेस को समझते हुए इस चीज़ को बढ़ाया है, और आपकी लाइफ जो इम्प्रिजनमेंट्स हैं वो हो सकती हैं 5 ईयर्स से 7 ईयर्स तक। तो आप इस चीज़ को देखें कि ये सिर्फ जानवरों के लिए ख़तरनाक नहीं,
आपके अपने लिए ख़तरनाक नहीं बल्कि जो आपकी इन्वायरमेंट है उसके लिए भी ख़तरनाक है। एक किसी वाइल्ड लाइफ जानवर को एक आप कैप्टिविटी में रख रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है, आपके रिलीजन के या किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट है, एक एनिमल क्रूएल्टी में आ जाता है। तो आप ये आई थिंक ये लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत भी है हमें। अभी अच्छा, इसमें सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ नूर, अब ये जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं जिन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर करना है या ना हो, अब इस कदर बैक टू बैक वाक़यात हो रहे हैं कि ये भी एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि हम इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे उस तरह से, क्योंकि क्या ये एक बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि इन पे पुलिस भी या दीगर लोग भी, मुश्किल दो के भी पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन इसके बावजूद हमें जिस कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो अप करना है वो शायद हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट कि आप ये देखें कि एक ट्रेंड बनता जा रहा है जहाँ एनिमल्स को एज अ स्पेशली वाइल्ड लाइफ की चूँकि हम बात करें तो उनको एज अ ट्रॉफीज़ या कोई लग्जरी या कोई स्टेटस सिंबल समझा जा रहा है कि इनको हम रखेंगे अपने घर में तो जी हम बहुत ही कोई एलीट क्लास या कोई बहुत ही लग्जरी बहुत ही कूल लगेंगे, जो कि ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें कि इस तरह का ये कानून के ख़िलाफ़ भी है। दूसरा ये कि आप जो कह रहे हैं कि एक्शंस नहीं लिया जा रहा, अभी यही चीज़ मैं भी नोट कर रही थी कि हर चीज़ हमें पता चलती है, हम स्टेप्स लेते हैं आफ्टर द ट्रेजेडी। सो वी नीड टू मेक आवरसेल्व्स इतने एक्टिव कि हम ट्रेजेडी होने से पहले एक्शंस लें। तो सवाल ये भी अथॉरिटीज़ पर आता है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पे भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी, कि ये बंदा इतने टाइम से 11 जानवर लायंस रख के बैठा हुआ है तो वो वहाँ से लेके कैसे आया इतने टाइम तक? उसने फैक्ट्री में रखा, शेखुपुरा से उसने कम्यूट किया यहाँ तक, तो कैसे कर लिया? बिल्कुल, तो दिस शोज के देयर इज लैक ऑफ इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड समवेयर एक नेग्लिजेंस है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर शो कर रही है। तो ये सिस्टमिक फेलियर्स हमें जो हैं करेक्ट करने पड़ेंगे ताकि हम इस चीज़ को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, अब ये जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रखने का ट्रेंड है, इवन आप और मैं ऑफियर भी बात कर रहे थे कि आप रेप्टाइल्स नहीं रख सकते, आप इस तरह की कोई चीज़ें नहीं रख सकते अनटिल आपके पास लाइसेंस नहीं। और ये भी शेखुपुरा में किसी फार्म हाउस का लाइसेंस था उसके पास और इसने रेजिडेंशियल एरिया में रखा हुआ है। सो हम इन चीज़ों पे अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इंपॉर्टेंट है, और आप चूँकि एक्टिविस्ट भी हैं, आप इस हवाले से काम भी कर रही हैं, नूर बताएं लोगों में ये सेंस डेवलप करना भी कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये खुले फिजा में रहने के आदी लोग हैं, जंगली जानवर हैं, इनको किसी रीज़न की वजह से खुदा ने जंगलों के अंदर रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी बात है, इसको मैं कनेक्ट नहीं करना चाहती किसी मैटर के साथ, बट आप ये देखें कि जानवर रखना, यहाँ से आप सिस्टमिक फेलियर और मेंटालिटी का अंदाज़ा लगाएं कि अगर किसी ने लायन रखा है घर के अंदर तो वो तो इलीगल है, लेकिन एक स्ट्रे डॉग अगर रोड पे घूम रहा है तो उसको मारना इज़ अ लीगल स्टेप जो हमने बना दिया है। तो ये शो करता है एक मेंटालिटी हमारी कि हम किस तरह से एनिमल्स को देखते हैं। ना ये चीज़ रिलीजन में है, ना ये आपके ह्यूमैनिटी में है, बल्कि दिस इज़ सो इमोरल कि आप इस तरीके से जानवरों को एक टॉय समझ रहे हैं, दिल बहलाने की चीज़ समझ रहे हैं कि आपने घर में पेट्स रखे, आपने दिल बहला लिया, जब दिल चाहा आपने निकाल दिया, आपने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रख लिए, जब दिल चाहा आपने उनके साथ जो किया, और फिर अगर उसने ये जैसे बच्ची को नुकसान दे दिया है तो अब आप उसको बेचारे को अब खुद भी सजा मिलनी है इस चीज़ की। बिल्कुल, और मिलनी चाहिए भी, आई एम श्योर कि अब जो नहीं जानवर को अच्छा मैंने ओनर को तो सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, बट इस केस में 2 विक्टिम्स हो जाते हैं। यहाँ पे जानवर में अगर इतनी सेंस होती तो आज हम अशरफुल मखलूकात नहीं होते ना, फिर जानवर भी होते। तो समवेयर वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दें, हम खुद ऐसे एक्शंस ना करें जिससे हमें या दूसरों को नुकसान है। तो ये चीज़ क्लियर होगी तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, अब इसमें हम इस लॉ एनफोर्समेंट इदारे हों, वाइल्ड लाइफ हो, इनको मेक श्योर करना कि ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। मुझे नूर बताए इस पे हम लीगली क्या पर्सपेक्टिव डिस्कस कर सकते हैं? यही है कि दे हैव टू इन्हांस देयर चेक एंड बैलेंसेस, कि ये इसको मॉनिटर करें। जैसे अभी इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं बनाई हुई हैं, दूसरा इन्होंने पंजाब वाइल्ड लाइफ सेंटर्स बना दिए हैं, जो इसका रोल ही ये है
कि वो मॉनिटर करे, इन्वेस्टिगेट करे, चेक एंड बैलेंसेस रखे, और फिर अगर कहीं इस तरह से पकड़ में आता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करे। बट थिंग इज़ कि टाइमली हो, ये नहीं कि आपको 6 साल के बाद या इतने टाइम के बाद, फ्लड कब आए, कब की बात है, कितना पुरानी चीज़ है, और तब से लेके बैठा हुआ है हाँ यहाँ पे 11 जनवरी। और आप ये देखें, अब तो कानून में विसल ब्लोअर्स के लिए भी रिवॉर्ड रखा गया है कि अगर कोई खबर जायज़ देता है, खबर हाँ, दे। ये नहीं कि आप क्योंकि दीज डिपार्टमेंट्स दे हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड, आप उनके साथ कॉल करके भी रेस्क्यू पे या इस तरह मजाक नहीं कर सकते। इस तरह के कॉल्स भी उनको आते हैं। आप उनको सीरियस चीज़ बता रहे हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ पे आपको रिवॉर्ड भी देंगे, और अच्छी बात है, आप सोसाइटी की एक हेल्प कर रहे हैं, somehow contribute ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच नूर, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर नूर एहसन हमारे साथ मौजूद थी जी। ये जो इकबाल टाउन के अंदर वाक़या पेश आया है उस पर कार्रवाई तो हो गई है, बट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा वहीं का वहीं है कि ये कार्रवाई इस वाक़े के होने के बाद या हादसे के होने के बाद क्यों हो रही है। क्या हमारे जो इदारे हैं, वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट्स है, ये इस तरह के इश्यूज़ को पहले ही सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर पा रही। इस पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, आपको खुश आमदीद कहेंगे। सोशल मीडिया जी आज हर पाकिस्तानी की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, मगर इसकी गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल एक संगीन कानूनी और अखलाकी मसला बनता जा रहा है। हालिया दिनों में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आवाम के लिए एक अहम आगाही एडवाइजरी जारी करते हुए खबरदार किया है कि सोशल मीडिया पर जो गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है शहरियों के लिए संगीन कानूनी मुश्किलात का बाइस बन सकता है। एडवाइजरी में ये भी बताया गया है कि पीका एक्ट के सेक्शन 26A के तहत झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। पाकिस्तान जैसे डिजिटल तौर पर तेज़ी से तरक्की करते माशरे में इस बात को मेक श्योर करना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी के दायरे में भी रहे, ताकि एक महफूज और बाएतमाद ऑनलाइन एक एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी डिजिटल सरगर्मियाँ सिर्फ ज़ाती राय का इजहार है, या हम लाशऊरी तौर पर भी ऐसे जुर्म का हिस्सा बन रहे हैं जिसके नताइज हमें बाद में भुगतना पड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बहुत सारी खबरें विदाउट जो कह लें कंफर्मेशन या उसको वेरीफाई किए बगैर शेयर कर देते हैं, तो हम इसको समझ सकते हैं कि जी लाशऊरी तौर के ऊपर हम ये कर लेते हैं। लेकिन इस पे हम ज़रा तज्जिया भी लेंगे। खुरम ज़ुबैरी हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने में ज्वाइन किया। दो के जो राय का इजहार है या आज़ादी होना है, इस पर बहुत सारी बात होती है, बट आई बिलीव कि इस एडवाइजरी के अलावा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल करना भी समहाउ एक इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज आपका ये, और थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली एक्सप्रेस कि इसको किस तरीके से आम पब्लिक को डील करना चाहिए। देखें, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता हूँ इस हवाले से। वो ये कि जो हमारी, क्योंकि यंग जनरेशन जो है उसने बहुत सी चीज़ें पहले देखी नहीं हैं, मतलब 90s और 80s के अंदर के किस तरह से होता था। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हमारे यहाँ जो, जिसको हम कहते थे जनरेशनल चेंज, कि हमारे जो बाप दादा के ज़माने में एक होता था, एक हमारे वालिदैन के ज़माने में होता था, एक हमारे ज़माने में हो रहा है, हमारे बच्चों के ज़माने में। तो विद इन जो जनरेशन जब चेंज आती है इस तेज़ी के साथ, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको ग्रैस्प कर सकें। तो आपकी जो यंगर जनरेशन है और फिर अब ओल्डर जनरेशन भी है, वो एक्चुअल में कोप नहीं कर पा रही कि वो रियलाइज़ करे कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है हमारे इर्द गिर्द। पहले सिर्फ एक टीवी चैनल होता था, और वो टीवी चैनल भी आज से बहुत अरसे पहले की बात नहीं है, कुछ 35-40 साल पहले वो एक मखसूस टाइमिंग में आता था। सुबह जिस टाइम पे आप बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं, ये प्रोग्राम एक्चुअल में बहुत शुरुआत में अर्ली 90s के अंदर जब शुरू हुआ तो सिर्फ मॉर्निंग शो होता था, 2 घंटे के लिए टीवी ऑन होता था, उसके बाद एक अजीब सी स्क्रीन आ जाती थी और फिर शाम को 5 बजे दोबारा टीवी ऑन होता था। इस दुनिया के अंदर इनके वालिदैन बड़े हुए हैं, जो ये आज की जनरेशन जिससे आप मुखातिब हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये वाली जो जनरेशन है ना, वो इतनी तेज़ी से इंफॉर्मेशन फ्लो आया है
कि जिसकी वजह से हम वो एक चैनल से मल्टी चैनल पे गए, मल्टी चैनल्स पे हम सोशल मीडिया पे चले गए, और फिर सोशल मीडिया से अब हम एआई की इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। और ये एआई की जो इंफॉर्मेशन एज है ना, इसके अंदर सही और गलत की, अव्वल तो इंफॉर्मेशन फ्लो के अंदर वैसे ही मुश्किल है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन इतनी तादाद में आ रही है, इतनी क्वांटिटी में आ रही है, उसको साइफर कैसे करें, उसमें से सही गलत की तमीज़ कैसे करें। अब एक और मसला क्रिएट हो गया है, वो एआई की मैनिपुलेशन का है कि आप किसी की भी आवाज़ लें और पिक्चर लें और उसकी वीडियो बना लें, और वो कोई भी कर सकता है। मैं आपको लिटरली, मुझे 6 मिनट दें, मैं आपको आपकी वीडियो आपकी आवाज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से बना के भेज सकता हूँ। आई एम श्योर। तो पॉइंट ये है कि इसको अब एजुकेट करना है लोगों को। उस एजुकेशन के लिए देखें, जब एनसीसीआई, उसको अभी साल भी नहीं हुआ ऑपरेशनल, ये अभी क्रिएट हुई जब पीका एक्ट के तहत, जब 2023 के अंदर इसकी समरी पास हुई, कैबिनेट ने पास की, फिर उसके बाद इसको एक फॉर्म किया गया, और ये एक्चुअल में एफआईए का क्राइम विंग यूनिट था, और इसको इंडिपेंडेंस हासिल हुई जब ये क्रिएशन हुई अंडर कैबिनेट के। तो ये तकरीबन मई 2024 की बात है, अभी 2 साल भी नहीं हुआ इसकी फॉर्मेशन को, और फिर अब तकरीबन साल से ये ऑपरेशनल है। पिछले साल अप्रैल के अंदर इसको ऑपरेशनल एक एंटिटी इसकी बनी थी। अब इस दौरान में अगर आप देखें कि ये जो आप जिस टॉपिक को डिस्कस कर रही हैं, ये तो इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद नहीं है। मतलब सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट पे तो पब्लिश करें ना इस प्रेस रिलीज को। तो हमारी हुकूमती इदारों को भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि सिर्फ डराने से ये मामला हल नहीं होगा कि जेल में 3 साल के लिए डाल देंगे और 30 लाख रुपए आपका वो फाइन हो जाएगा और वो हो जाएगा। लोगों को वाकई में समझ नहीं है इस वक्त कि वो कर क्या रहे हैं। एक चीज, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया, कि एक चीज है कि आप जानते बूझते समझते कोई चीज इनिशिएट करें और वो बहुत ही माइन्यूट, आटे में नमक के बराबर। एक ये है कि बस फॉरवर्ड का बटन दबाना है, ठका ठक ठका ठक, बस फॉरवर्ड करते चले जाओ, बजाय सोचे समझे कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आई कहाँ से है। तो आई थिंक इट्स मोर टू डू विद एजुकेशन के एनसीसीआई को पूरे पाकिस्तान में फिरना चाहिए, उनको कंडक्ट करने चाहिए ये वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, लोगों को इनवाइट करना चाहिए, वीडियोस बनानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। एंड यू सो राइट खुरम साहब, आई एग्री कि हम एजुकेट नहीं करेंगे, बिकॉज आई बिलीव कि हम नई जनरेशन की तो बात करें, हमारे बड़े बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ फॉरवर्ड कर रहे होते हैं जो वो एक्चुअली में उसको सही कंसिडर कर रहे होते हैं और वो आगे भेज रहे होते हैं कि ये ठीक या ऑथेंटिक न्यूज़ है। हालांकि अब वही बात है कि एआई रिलेटेड और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं कि उस चीज़ को भी वैलिडेट करना समाओ हम जैसे लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, जो थोड़ा बहुत फेमिलियर है। तो वो लोग जो बिल्कुल ही फेमिलियर नहीं है, उनके लिए कितना बड़ा एक ये चैलेंज है कि वो इन सारी चीज़ों से या सारी प्रोसेस को समझे। देखें, जब स्टीव जॉब्स ने ना आज से तकरीबन कोई 17 साल 18 साल पहले जब ये नमूना हमारे हाथ में दे दिया, तो एक चीज़ थी वो ये कि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना, जनरेशनल, उसके अंदर हमारे वालिदैन को माउस चलाना नहीं आता था। उनको कई दफ़ा हाथ उनको माउस के ऊपर रख के उनको बताया कि भाई ऐसे मूव करना है, फिर क्लिक करना है, वगैरह वगैरह। उसने एक डिवाइस दे दी जो 2 साल के बच्चे से लेकर, अब तो खैर मैं अब उनको 12-13 महीने का भी कंसिडर करता हूँ, उसने 2 साल कहा था, 12-13 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक हर कोई ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि उंगलियां चलानी है। और इसकी वजह से अब हर फैमिली का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हर क्लास फेलोज का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हर क्या कहते हैं जो आपके वर्क रिलेटेड है उसका एक ग्रुप है, हज़ारों ग्रुप्स के अंदर है। और एक चीज़ जब आपके पास आती है तो आप उसको 36 ग्रुपों में फॉरवर्ड कर देते हैं। इस तरीके से ये चीज़ होती है। और एक और चीज़ भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस फ्रेमवर्क को, जिस बिलीफ सिस्टम को आप फॉलो करते हैं ना, उसकी बुनियाद ही इसी बात पे है कि जब आपके पास कोई ख़बर आए तो उसकी तहकीक कर दिया करो, वरना झूठे हो, और झूठों पे खुदा की लानत है। तो पॉइंट ये है कि एक सिंपल सी बात है कि आपने उस चीज़ को देखना है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, और मैं कल भी ये कुछ दोस्तों को भी इस हवाले से बता रहा था, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुपों में काफ़ी ये लड़ाई हो जाती है इस हवाले से कि यार कोई भी चीज़ भेज दी, अब भाई आपका ऐड में हर ग्रुप का एक अपना कल्चर होता है, उसके अंदर कुछ तरीक़ाकार होता है, बातें करने का स्टाइल होता है, कुछ फैमिली के लोग होते हैं, उसका उसमें तरीके से कम ये तो समझें कि यार ये किस मकसद के लिए क्रिएट हुआ है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपने कोई चीज़ भेज दी,
अब वो उस ग्रुप के लिए नहीं है भाई। आपसे कहा है कि आपने सिर्फ वर्क रिलेटेड चीज़ों में, कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, अगर मज़हब के लिए क्रिएट किया है तो कोई मसाइल के ऊपर बात होगी। अगर आपने कोई सियासत के लिए ग्रुप क्रिएट किया है तो उस पर सियासत पे आप बात करें। अब एक ही चीज़ हर जगह पे चल रही है मुसलसल ग्रुपों में। और भाई साहब एक काम और करते हैं ये ख़वातीन, कि यार एक को उन्होंने ब्रॉडकास्ट लिस्टें बनाई हुई हैं जिसके अंदर वो एक ही वीडियो को 3800 बंदों को भेज देते हैं, जिनको खुद पता नहीं होता कि हम क्यों हैं, हमें ये क्यों आई है वीडियो। तो बहरहाल बहुत ये आपका और हम सबका मुश्तरका दुख है आई बिलीव खुर्रम साहब। ये हर जगह पे यही प्रॉब्लम है कि सुबह उठते ही एक जम्मे गफीर होता है उन वीडियोस का कि आप सोच रहे होते हैं कि भाई अब इसको क्या करना है, कैसे हैंडल करना है। एक वीडियो फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स आ रही होती है। अच्छा, अब ये जो आपने बात की खुर्रम साहब कि हमें अवेयरनेस देनी है, एजुकेट करना है, बट आई बिलीव कि एजुकेट करने के लिए भी ये एक प्रोसेस है जिसमें हमें कई साल लगेंगे, बिकॉज़ हर जनरेशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको समझने की, एजुकेट होने की। ये इसमें इदारों का रोल बड़ा वाइटल है और आई बिलीव कि उसके लिए हमें बहुत एफिशिएंटली और बहुत कंसिस्टेंट रहकर काम करना पड़ेगा, जो कि आई डोंट थिंक सो, आप मेरे से शायद एग्री करें या ना करें, हमारे प्रायोरिटी का हिस्सा है कि हमने लोगों को जहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड से फ्रेंडली करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ हमको उस तरीके से एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। देखें ये चीज़ अर्मला अभी तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे है। मैं आपको लिटरली जो स्केल इसका बता रहा हूँ ना, जिसकी वजह से लोग परेशान है कि ये हो क्या रहा है, ये इसको अभी 10 गुना 20 गुना होना है। अगले 2-3 साल के अंदर ये सिचुएशन इतनी खतरनाक हो जाएगी, आपको अंदाजा भी नहीं है इसका। और ये बात मैं पिछले, क्योंकि मैं एआई का आज से 30 साल 35 साल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कोई जानता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, उस वक्त हम ये पढ़ते थे, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि आपको उस जनरेशन को ट्रेन करना है। जैसे आप बच्चे को खाना पीना सिखाते हैं, जैसे आप उसको अपना डाइपर उसका चेंज करते हैं, उसको पॉटी ट्रेन करते हैं, उसको ये बात बताते हैं कि चमचे से ऐसे खाना है या कांटे से ऐसे खाना है, या बाहर किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी है, या सड़क के ऊपर ऐसे चलना है, इस तरीके से जिस दुनिया में उसने रहना है उसको ये भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। कि आपने कि फ़ोन दे देते हैं पैदा होते ही, तो आप क्या ट्रेनिंग हो रही है? वो फ़ोन ही ट्रेन कर रहा है उसको, जो वो ट्रेन हो रहा है वो बस होता रहेगा इसी तरीके से। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे जी, आईटी एक्सपर्ट हैं और टेक्नोलॉजिस्ट हैं। जो इस्तेमाल है और जो अभी हम जिस एडवाइजरी का जिक्र कर रहे थे उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा और एजुकेट करना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन फीडबैक आपने हमारा सोशल मीडिया पे ज़रूर देना है। एंड सेकेंडली कल परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ भी देख सकेंगे। लेकिन जाते जाते जी हम आपको कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली जो आग है उसके मुतासरीन को याद रखने के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल में जी एक तकरीब हुई जिसमें शमें रोशन की गई और साथ साथ फातिहा भी पढ़ी गई। नुमान गुल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस हवाले से बता रहे हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। कराची के आर्ट्स काउंसिल की फ़िज़ा आज पुरसोज है, जहां सानिया है गुल प्लाजा के शहीदों को याद किया जा रहा है और उनकी याद में शम्मे रोशन किए जा रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा आतिशज़दगी ने कई घर उजाड़ दिए। आर्ट्स काउंसिल में शोहदा की याद में फातिहा ख्वानी और कैंडल लाइट वेजिल का इनेकाद किया गया। शुरका ने शम्में रोशन की। शम्मों की रोशनी में एक खामोश एहतजाज जारी रहा। आर्टिस्ट बिरादरी ने पैगाम दिया कि लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, बहुत समझो कि क़यामत टूट पड़ी है, क़यामत टूटी है। और हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और जिनका माली नुकसान हुआ है अल्लाह पाक उन्हें डबल अता फरमाए। बहुत दुखद सानिया है, ये पाकिस्तान का सानिया है, ये कराची का नहीं है। बस यही कहूँगा कि थोड़ा ख्याल रखें, गवर्नमेंट से कहूँगा प्लीज़ इससे पहले कोई और सानिया हो, हम आज से ही चीज़ें सही करनी शुरू कर देंगे कि अल्लाह ना करे कोई दूसरा सानिया ऐसा हो। शहर की इंतज़ामिया, सूबे की इंतज़ामिया और मुल्क की इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा, मेरे शहर को खंडर बना दिया है
इसको बैनुल-अक़वामी शहर की तरह सहूलतें दी जानी चाहिए। जब इस तरह के सानियात होते हैं तो बर वक्त क्यों नहीं आग बुझाई जा सकी? 40 मिनट बाद अपने वो आ रही है, गाड़ी आ रही है आग बुझाने वाली, तो ये सब क्या है? शुरका का कहना है कि गुल प्लाजा सानिया हादसा नहीं बल्कि गफलत का नतीजा है, और अगर अब भी सबक नहीं सीखा गया तो ये शम्में कल किसी और जगह जलेंगी। बड़ा सानिया है जो किसी भी सूरत में बुलाया नहीं जा सकता, और कोई आँख कराची शहर की ऐसी नहीं है जो नम ना हो उस हादसे पर। हुकूमत को ये चाहिए कि जो लोग वहाँ पे जो हादसे में पेश आए उनको आप कुछ मुआवजा दें, या तो महीना बांधें, कुछ ऐसी रकम दें कि उनके बीवी बच्चे सिक्योर हो जाएं। सबको मिल के उनका साथ भी देना चाहिए, और इस उनके जो फैमिली जो नुकसान है वो तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता। 4-5 जगहों से आग जो निकली है, लगी है, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या है ये, कुछ मतलब मेरे वो वर्ड्स ही नहीं है, बस उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं मग़फ़िरत की। तक़रीब में शरीक अफराद ने जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए फातिहा ख़्वानी और दुआए मग़फ़िरत की। मेरे पीछे जलती ये शम्में किसी जश्न की अलामत नहीं, ये उन जिंदगियों की याद है जो सानिया गुल प्लाजा में हमेशा के लिए बुझ गई हैं। कैमरामैन ज़ैनुल हसन के साथ सैयद नुमान गुल, पब्लिक न्यूज़, कराची।